चलिए, याद वाद हुआ है, स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग क्या पढ़ना है? चित्रकला, चित्रकारी के बारे में पढ़ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा ऑफलाइन बैच में, वो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अभी तो आपका 8 का चल रहा ना, तो इसलिए ये कंटिन्यू रहेगा। 9 का जब आएगा तो यूट्यूब पे आपको नहीं आएगा। 9 का जब क्लास आपको पढ़ाया जाएगा 1 तारीख से, तो आपका यूट्यूब पे ये सब नहीं आएगा वीडियो। अगर एक वो चैप्टर है ना, मतलब मान लीजिए कि 5 दिन का क्लास है, तो मात्र 1 वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, बाकी 4 वीडियो जो होगा वो एप्लीकेशन पे होगा। समझे? किसी को एप्लीकेशन अगर लेना होगा ऑनलाइन क्लास वाले, तो आप क्लास 9th का बैच आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, मात्र 51 रुपये, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग चित्रकारी के बारे में पढ़ना। मुगल काल में किस शासक के समय चित्रकारी जो था पूरा चरमों उत्सव पर था? जहांगीर। जहांगीर के समय बहुत ज्यादा चित्रकारी था। जहांगीर तो कहता था ना, तुझे के जहांगीरी में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति का कोई भी पेंटिंग बनाता है, कोई भी बनाता है, तो उसका आंख कौन बनाया, भौं कौन बनाया, या कुछ भी कोई भी बनाया, तो हम उसको बता सकते हैं, छू कर स्पर्श करके बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन बनाया है। इससे साबित होता है कि जहांगीर को चित्रकला में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। चलिए वही चित्रकला के बारे में पढ़ना, चित्रकारी के बारे में। चित्रकारी मुगल काल में सूक्ष्म चित्रकारी अत्यंत लोकप्रिय थी। मुगल काल की ही बात करें, मुगल काल कब से कब तक स्टार्ट हुआ है? 1526 से लेकर, हेलो आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए 1526 से लेकर 1858 तक। मुगल काल के संस्थापक कौन थे? बाबर। बाबर को तो आप भली भांति जानते होंगे, है ना। तो मुगल काल में सबसे अधिक चित्रकारी जो था बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। लोकप्रिय मतलब क्या? फेमस। ब्रिटिश राज के स्थापना के पश्चात यूरोपीय कलाकार भारत में आए और उनके साथ कला के उन नई नई शैलियों और तकनीक की शुरुआत हुई जो यूरोप के में प्रयोग किए जाते थे। जब यूरोपीय लोग आए, अंग्रेज लोग जब भारत में आए ना, तो बहुत सारे चीजों को भारत में लेकर आया था। बहुत सारी चीजों को भारत में लेकर आया था, चित्र से संबंधित, और भारत में ये शैली जो था वो प्रचलित हो गया। ये मुगल काल की बात कर रहा है। मुगल काल के बाद जब यूरोपीय कंपनी आया ना, तो भारत में बहुत सारी चीजों को लेकर आया था। शाही प्रचलन, वैसे में देखिए एक शाही प्रचलन है। इस प्रकार के चित्रों को शाही चित्रों के नाम से पुकारा जा सकता है। शाही चित्रकार मतलब जो भी चित्रकार राजा के दरबार में बनता था या फिर राजा के द्वारा बनवाया जाता था, उसको शाही चित्रकार के नाम से जाना गया। क्योंकि भारतीय प्रचलन के विपरीत ये चित्र विशाल व जीवंत होते थे। आप पेंटिंग को देख कर कहिएगा ना, अब बोल उठेगा या अब बाहर निकल आएगा, यह स्माइल करता हुआ, ऐसा लगेगा जीवित कोई व्यक्ति है। ऐसा अजूबा पेंटिंग बनता था पहले, इसलिए इस पेंटिंग को क्या कहा गया? जीवंत कहा गया। क्या कहा गया? जीवंत, है ना। इस प्रकार एक लोकप्रिय शाही प्रचलन था। वास्तविक दृश्य वाली चित्रकारी इन चित्रों में प्राकृतिक भीड़ भाड़ गलियों और स्मारकों को भी चित्रित किया जाता था। भीड़ भाड़ गलियों को भी इसमें दिखाया जाता था। भीड़ भाड़ गली हो गया, या फिर इसमें प्राकृतिक नेचर, ये सब का भी यूज किया जाता था चित्र बनाने में। स्मारक का भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्मारक कहाँ है?
पटना, पटना में, बिहार पटना में, है ना। इसमें इन चित्रों को परिदृश्यात्मक तकनीक का प्रयोग करके उखेरा जाता था। इसमें सीमावर्ती वस्तुओं को बड़ा जबकि दृश्य दूरस्थ वस्तुओं को छोटा दिखाया जाता था। जो पास था उसको बड़ा बड़ा चीज दिखाया जाता था और जो दूर था उसको छोटा छोटा दिखाया जाता था। ऐसे पेंटिंग में लगे एकदम हकीकत में गांव है या शहर है ऐसे बनाया जाता था। रोड को जो दूर है उसको छोटा छोटा बना दिया, है ना। पेंटिंग का मतलब क्या हो गया, जो दूर स्थित है उसको छोटा छोटा बना दिया, जो पास है उसको बड़ा बड़ा बना दिया। तब लगेगा कि एकदम देखिएगा रास्ता भी रहेगा तो एकदम लगेगा एकदम सीधे। सोचिए कि उसमें लगता है कि रास्ता जा रहा है, लेकिन रास्ता जा रहा है उसमें नहीं जाता है, वो तो वैसी डिजाइन किया हुआ है। लेकिन आप पेंटिंग को देख के कहिएगा नहीं कि ये क्या है, डुप्लीकेट है या कुछ भी, है ना। एकदम अच्छे से बनाया जाता था। देखो 3 दिन से हम सोए नहीं है, इस कारण से ना हमको नींद जैसा बीमारी हो गया लग रहा। बगल में शादी था, ये ना, बगल में शादी था, बड़ा गाना बजता था। डोमस डेनियल व विलियम डेनियल इन परंपरा घरानों के 2 प्रमुख चित्रकार थे। इन दोनों ने तैलीय चित्रकारी तकनीक का लोकप्रिय बनाया। तैलीय समझते हैं, तेल पर आधारित, हाँ हाँ, आप लोग स्कूल स्कूल में आता होगा तेल उल वाला पेंटिंग वाला। पहले आता था पेंटिंग उंटिंग बनाने, एक होता था चलनी वाला पेंटिंग, ठीक है, ठीक है छोटू, जाली टाइप से आता था, उस पर बुरादा उरादा कुछ गिरा दीजिए ऐसे ऐसे कर देते रंगोली टाइप से बन जाता था। उसी प्रकार से तेलीय पिक्चर भी आता, तेल उल डाल दीजिएगा ऐसे ऐसे करके मिला दीजिएगा तो एक पिक्चर बन जाता था, तेलीय पिक्चर। तो तेलीय पिक्चर का जन्मदाता किसे कहते हैं, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, ये दोनों भाई थे। थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, ये दोनों क्या करते थे, ये चित्रकारी बनाने का काम करते थे। कौन, थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल, याद रखिएगा आप इसको, ठीक है। इसको दिया ना इधर, ये छाया चित्रकारी भी बनाई जाती थी। छाया चित्रकारी के बारे में देखिए। छाया चित्रकारी एक अन्य चित्रकारी विद्या के रूप में प्रचलित था। समृद्ध और शक्तिशाली अंग्रेजों और भारतीय लोग अपने आत्मकद चित्र बनाने के लिए चित्रकारों को विशाल धनराशि देकर अनुबंधित क्या करते थे। बहुत ज्यादा पैसा, अंग्रेज लोग जब बहुत ज्यादा पैसा उसा देकर उसको अपने अंडर में कर लिए और उससे पेंटिंग बनवाता था, है ना। पेंटिंग बनवाने का काम अपने अपने राजा जो था ना वो भी रखता था, और साथ में आपको अंग्रेज भी ये सब रखने लगा चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए। ऐतिहासिक चित्रकारी तीसरा प्रमुख प्रचलन था। यह प्रचलन ब्रिटिश शाही इतिहास की प्रमुख घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं दिमाग लगाने वाला। इस प्रकार के चित्र उन ब्रिटिश विजय गाथाओं को प्रस्तुत करते थे जिन्हें भारतीय पर प्राप्त किए थे। पता है इसमें पेंटिंग में दिखाया जाता था कि अंग्रेज ने कैसे कैसे भारतीय पर कब्जा किया, भारतीयों पर कैसे कब्जा किया, किस प्रकार से विजय हासिल किया, ये सब को चित्र में दिखाते थे। देखिएगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, तो उसमें दिखाता है पेंटिंग करके कैसे बनाया, कैसे अंग्रेज यहाँ खड़ा होकर गोली चला रहे, भारतीय मर रहे, वो सब चित्र को दिखाया गया है। युद्ध, जागीर हरण, संधिया जैसे ये सभी चित्र को, इन सभी चीज को क्या किया गया, चित्र से दिखाया गया है ना। तो याद रखिएगा चित्रकारी के संकेतनात्मक अर्थ क्या होता है। इस काल में अंग्रेज द्वारा चित्रकारी का प्रदर्शन अपनी सौर गाथाओं को दर्शाने व भारतीयों को निम्न कोटि के प्राणियों के रूप में दिखाने के उद्देश्य से किया गया। निम्न कोटि को, भारतीयों को निम्न कोटि को दिखाया गया, अंग्रेजों को उच्च कोटि को दिखाया गया। उच्च कोटि मतलब अच्छा और निम्न कोटि मतलब खराब। इस प्रकार से अंग्रेज दिखाया था। देख रहे कितना अत्याचार करा। उस समय तुम रहते तो झोटा उटा खींच के मारते का। देख रहे हैं भारतीयों को क्या किया, निम्न कोटि को दिखाया गया है। अंग्रेजों को किस कोटि को, उच्च कोटि को दिखाया गया चित्र के द्वारा। किसके द्वारा, चित्र के द्वारा दिखाया गया इसको। भारतीय
शासकों के शासनकाल में निर्मित कलाकृतियों, स्थानीय रीति रिवाज और प्रोत्साहित करती थी। टीपू सुल्तान ने चित्रकारों को अपने महल की दीवारों पर चित्र बनाने के लिए अनुबंधित कर दिया। रीति रिवाज को भी चित्र के द्वारा दिखाया गया, चित्र के द्वारा रीति रिवाज दिखाया जाता था। और साथ में क्या चाहिए, टीपू सुल्तान को आप लोग जानते होंगे, टीपू सुल्तान एक महान राजा थे जिन्होंने क्या कहे थे कि जीना है तो शेर की तरह जियो, गिदड़ की तरह जीने से क्या फायदा, है ना। इनका ये कथन बहुत ही फेमस है कि नहीं। तो ये क्या करते थे ना, ये महलों पर पिक्चर बनवाने का काम करते थे, महल पर, महल की दीवारों पर भी चित्र बनवाए थे, ठीक है, बनवाने का काम किए थे। इन चित्रों में टीपू और उसके पिता हैदर अली की अंग्रेजों पर दर्ज की गई जीत को दर्शाया गया। इसमें क्या दिखाया गया है, टीपू सुल्तान और इनके पिता हैदर अली ये अंग्रेजों पर कैसे कैसे कब्जा किए, वो सब को इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या किया गया है, इन सभी को दिखाया गया है। कला की प्रमुख विद्याएं के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कला की प्रमुख विद्याएं क्या होती है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज ने अब अनेक कला विद्यालयों की स्थापना करवाई। सर्वप्रथम यह विद्यालय तीनों प्रेसिडेंसी में खोले गए थे। सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी में खोला गया था। तीनों प्रेसिडेंसी का नाम बताइए। बंगाल, बंबई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी में खोला गया। उसके बाद हर एक जगह विद्यालय में आपको स्थापित कर दिया गया। अब चित्रों का निर्माण बड़े बड़े कैनवास के रूप में वह जल और तेलीय रंगों से उपयोग किया गया। कैनवास देखते हैं, कैनवास समझते हैं, चार्ट पेपर समझते हैं, उसी प्रकार से बड़ा सा रहता, नहीं देखते हैं, या ऐसे लगा दिया एकदम ऐसे और पेंटिंग नहीं कर रहा, हाँ बोर्ड टाइप से। तो कैनवास पे भी होने लगा। तेल का, जल का प्रयोग करके चित्र बनाने का काम किया गया। कुछ कुलीन भारतीयों ने अंग्रेजी चित्रकारों का भी संरक्षण प्रदान किया। भारतीय जो थे ना, कुछ भारतीय अंग्रेज चित्रकारों को भी क्या किए हैं, उसको संरक्षण प्रदान करने का काम किया। मरगौल चित्रकारी करने वाले लोगों को पटुआ और पॉटर या कुम्हार कहा गया। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चीज को बताइएगा। मरगौल चित्रकारी को क्या कहा गया, पटुआ, पॉटर या कुम्हार के नाम से जाना गया। कुम्हार तो आप लोग जानते होंगे, पॉटर नहीं जानते होंगे। पॉटर भी उसी को कहते हैं, या पटुआ भी कहा जाता है। एक पटुआ रस्सी होता है, वो मत समझिएगा। लोकप्रिय कला, 19वीं शताब्दी में चित्रकारी का चलन बंगाल में विशेषतः कालीकट में लोकप्रिय हुआ था। सबसे ज्यादा जो चित्रकारी का प्रचलन हुआ वो बंगाल में हुआ और कालीकट केरल के तरफ हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा है? अच्छा कालीघाट, सॉरी कालीकट हम नहीं, कालीघाट बोल रहे, कालीकट नहीं, कालीकट नहीं, कालीकट तक केरल में हो जाएगा, वो नहीं, कालीघाट। बंगाल के कुछ विशेष क्षेत्र थे जो कालीकट जो था, कालीघाट जो था उसमें फेमस हुआ था, है ना। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बताइएगा, मरगौल चित्रकारी क्या होता है, मरगौल चित्रकारी क्या होता है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। इधर है छोटो, ये नींद तुम्हें तो आती होगी। चलिए छोटो एक बता, क्वेश्चन पूछे, नींद हमारा बड़ा आ रहा, ये नहीं क्वेश्चन है, याद वाद चल रहा है ना, टेस्ट वोस्ट के लिए तैयार है ना, खाना ना खाइए, नहीं खाइए, बिरयानी खाओगे, सोयाबीन बिरयानी, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हमारे घर में आदत नहीं है सब नॉनवेज। बिरयानी में सोयाबीन डाल के बनाए, खाओगे? चलिए, तो क्या हम लोग पढ़े थे, हाँ था हाँ 19वीं शताब्दी में हम लोग देखे थे कि बंगाल के कुछ जो क्षेत्र था कालीघाट में, वहां पे मरगौल चित्रकारी यानी कागज की तरह लपेट कर रख सकने वाली एक ये था, मतलब पेंटिंग बनाकर फिर लपेट के उसको रख लीजिए, कैसे आज का पेंटिंग आता है, मोड़ उड़ के रख लीजिए, है कि नहीं, आता है ना,
उसी प्रकार से उस प्रकार से बनाया गया। अंतर्गत क्या क्या इसमें बनाया गया, देवी देवताओं के चित्र को चित्रित किया गया, देवी देवताओं को बनाया गया। धीरे धीरे चित्रकारों ने अपने आसपास के विषय वस्तुओं को भी ये बनाना स्टार्ट कर दिया। हमनी सब बनाना स्टार्ट करते हैं चित्र, तो क्या बनाते हैं सबसे पहले, कुछ नहीं, ऐसे गोल करो गोल करो बुआ गोल करो, हाँ ये ऐसे आंख बनाओ ऐसे मुंह कर दो, हाँ बा बउआ ठीक बना, फिर उसको हाँ ठीक टंगड़ी हो गया, ये देखो ओ बउआ क्या बना लिए, ऐसे बनाते हैं, है ना जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पागल है का सुपने खाना बना है, सुपने का नाक था, हाँ यही सब बनाता है ना। तो यहाँ भी धीरे धीरे क्या हुआ कि चित्र स्टार्ट हुआ और बहुत सारे आसपास चीजों को भी दर्शाया जाने लगा, आसपास के जो चीज थे ना उसको भी चित्र के द्वारा इसको दिखाया गया। कालीघाट चित्रकारी के अंतर्गत नमूने आज भी देखे जा सकते हैं, जिसमें ब्रिटिश काल के भारतीय सामाजिक जीवन का चित्रण करते हैं। ब्रिटिश काल के ये बनाने का काम किया। देखो ये पागल कान में खुजली नहीं कर रहा, वो व्यक्ति है जो पेंटिंग बना रहा है, वो व्यक्ति जो खड़ा है वो पेंटिंग बना रहा है, ये आपको लग रहा है कान में खुजली कर रहा है, अरे गधा ही ले तो हम क्या करें। सामाजिक जीवन को भी चित्रण किए, बात नहीं करो। दरबारी चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रों के विपरीत ये कलाकृति काफी सस्ती थी, क्योंकि इन्हें एक साथ बड़ी संख्या में चित्रित किया जाता था तथा कलाकृति को कागज पर और जल के रंगों को उखेड़ा जाता था। कागज उगज पर बनाकर इसको क्या किया जाता था, दिखाया जाता था। ये पहले की बात किया जा रहा है ना। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये देख रहे हैं कोई पेंटिंग बना रहा, कोई व्यक्ति जो है पेंटिंग बना रहा। चलिए कुछ नोट पॉइंट को देखिए ध्यान से। कलकत्ता कला स्टूडियो एक छपाई प्रेस थी जहां एक प्रसिद्ध बंगाली व्यक्तित्व चित्र व पौराणिक पात्रों को आत्मकद चित्र बनाए जाते थे। इन चित्रों को पृष्ठभूमि में सुंदर दर्शाने वाली जो पर्वत, झील, नदियां, जंगल आदि को दर्शाने का काम करते थे, चित्रण किया जाता था। इस प्रकार के चित्र आज भी देवी देवताओं के चित्रों में कैलेंडर में देखा जा सकता है। कलकत्ता कला स्टूडियो की अगर बात किया जा रहा है, उसमें छपाई का काम होता था। जो देवी देवताओं को बनाने का काम, नदी, झील, तालाबों का बनाने का काम किया जाता था, वो आज भी देखा जा सकता है। नदी, झील, तालाब नहीं बनता, चित्र से बनता है ना। धमाल में देखे थे कोई चित्र बनाता है घोड़ा घास खाते हुए, देखे थे ना, तो भी तो पेंटिंग था। हाँ तो घास खत्म हो गया था तो घोड़ा क्या करे, चल गया था, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी मतलब बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, पहाड़ का, नदी का, तालाब का, आसपास की वस्तुओं का, स्कूल जाते हुए बच्चों का, देवी देवताओं का, ये सब चित्र के माध्यम से दिखाया जाता था। पहले भी आपका था, पाषाण काल में भी चित्र बनाए जाते थे, लेकिन उस समय का अच्छा नहीं था, जैसे तैसे बना जाता पैर मतलब बेवकूफ। चलिए समझे कि नहीं। राष्ट्रीय कला चित्रण की बात किया जा रहा, राष्ट्रीय कला चित्रण किसका, नहीं चलो यहाँ देखो, कहाँ चलिए। राष्ट्रीय कला चित्रण 19वीं शताब्दी के अंतिम व 20वीं सदी के आरंभिक दिनों में चित्रकला शैलियों में कई क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। 19वीं शताब्दी में देखे हम लोग कि बहुत सारा चित्रकला की शैली आया भारत में, बहुत सारा चित्रकला की शैली देखने के लिए भी मिला। राजा कवि वर्मा ने चित्रकला की अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की। उन्हें राजा रवि वर्मन की बात किया जा रहा है। रवि वर्मन जो है एक स्पेशलिस्ट है चित्रकला में। उन्होंने वास्तविक छवियों को भारतीय पौराणिक पात्रों और महाकाव्यों के लिए गढ़ चित्र के रूप में ढाला था। महाकाव्य के रूप में मतलब रामायण, महाभारत, ये सब को चित्र के द्वारा दिखाया गया। किसके द्वारा, राजा रवि वर्मन के द्वारा, चित्र के द्वारा दिखाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हैं
ये माता सीता को रावण क्या कर रहा है, हरण करके ले जा रहा है ना। यहाँ देखिए जटायु जो है उसको बचाने, माता को बचाने का काम कर रही है, जो ये क्या कर रहा है, रावण उसको मारकर काट दिया गया है कि नहीं। तो ये हम लोग को दिखाने के क्या किया, ये चित्रों से। क्वेश्चन पूछा महाकाव्य की संख्या कितनी है, महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। रामायण और महाभारत, महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। पुराणों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 108, संस्कारों की संख्या और राशियों की संख्या 12। बंगाली शैली कला को समझिए। बंगाल में अविंद्रनाथ टैगोर ने एक नई चित्रकारी शैली विकसित किया था। यह चित्रकला शैली बंगाली शैली के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अविंद्रनाथ, यह मत समझिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की बात किया जा रहा, रविन्द्रनाथ नहीं बल्कि अविंद्रनाथ टैगोर ने एक नई चित्रकालीय पद्धति की खोज किए थे, जिसे चित्र शैली बंगाली शैली के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसमें से बनाए गए चित्र भारतीय कुछ कुछ देखने के लिए मिल सकता है ना। कुछ कुछ जो चित्र हैं इसमें बने हुए हैं, इधर है ना, ये है ना, ये अच्छा ऊपर तो वो नीचे, ये है ना इसका पीडीएफ नहीं बना है सही से, इसीलिए देख लो कहीं टेढ़ा है और कहीं पे धुंधला हो गया, टेढ़ा है पर मेरा है। लोक कलाओं में प्रभावित थे। यह शैली राजा रवि वर्मन की चित्रकारी शैली में पूर्णतः भिन्न थी। राजा रवि वर्मन के चित्र जो था वो अविंद्रनाथ टैगोर के चित्र से बहुत ज्यादा भिन्न था, अलग था। इस काल कला शैली ने अजंता गुफाओं में चित्रित एक नवजीवन प्रदान करने में सहायता किया। अजंता पहाड़ी है, उसी में काट कर गुफा बनाया गया है, उसमें भी ये चित्रकारी देखने के लिए मिलता है। साथ ही इस शैली ने मुगल राजस्थानी सूक्ष्म चित्रकलाओं को प्रभावित किया। इस शैली में पश्चिमी व जापानी चित्र शैली का मिश्रण भी देखने के लिए मिलता है। पश्चिमी और जापानी दोनों का इसमें मिश्रण देखने के लिए मिलता है। एक पारखी चित्रकला की हैसियत से रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन भवन की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, क्वेश्चन पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी स्थापना किए थे, शांति निकेतन का, ठीक है, याद रखिएगा। नंदलाल बोस अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ये देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, नंदलाल बोस के गुरु कौन थे, अविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें पुरातन दंत कथाओं को अपनी चित्रकारी विषय बनाया गया। चित्रों को त्रिआमी प्रभाव देखने के लिए मिलता है, थ्री डायमेंशनल इसमें पिक्चर देखने के लिए मिलता है। उन्होंने छाया प्रभावों को डालकर एक नया व अभिनव प्रयोग किए हैं। जैमिनीय राय ने स्वयं की विशिष्ट कला शैली विकसित करने से पूर्व कालीघाट शैली में चित्र बनाया है। ये जैमिनीय राय को याद रखिएगा। इन्होंने अपनी एक नई शैली का विकसित किए थे जो कालीघाट में दिखाया गया। कालीघाट कहाँ है, बंगाल में। अमृता की अगर बात किया जाए, अमृता शेरगिल मुगल व पहाड़ी कलाओं शैलियों अजंता गुफाओं चित्रकारी के प्रभाव में थी। वे इन कलाओं के प्रमुख चित्रकार गिनी जाती हैं। देखिए उनके चित्र को बनाया गया किसके द्वारा, अमृता शेरगिल के द्वारा। देखिए ये सब है, इनके द्वारा चित्र को मुगल काल के समय को दर्शाया जा सकती है। आइए अमृता टैगोर का रविन्द्र, देखिए वहां देखिए अमृता शेरगिल का, वहां ये पिक्चर है, ये पिक्चर आप इसको देख सकते हैं, समझे, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये सब तो आपको याद रखना होगा। चलिए कुछ व्यक्तिगत की अगर बात किया जाए
ये जरूरी वाला चीज है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। चलिए सर आप थोड़ा इधर आइए। चलिए, कोकाकुरा, अरे तो कोका कोला है। ओकाकुरा काकुजो की पुस्तक, ओकाकुरा काकुजो की पुस्तक द आइडियोलॉन्स ऑफ द ईस्ट 1904 में जापान में प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? काकुजा। कौन? आहूजा नहीं, आहूजा नहीं बल्कि काकुजा। आहूजा नहीं बल्कि काकुजा, ठीक है, याद रखिएगा। समझे क्या? नहीं समझे? अरे यार मान था ना तुम। चलिए, अपनी आरंभिक पंक्ति एशिया में एक है के कारण यह पुस्तक अत्यंत चर्चित रही। बहुत ज्यादा चर्चित पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि चर्चित पुस्तक नहीं है। काकाकुरा का तर्क था कि पश्चिमी ने एशिया को कई बार अपमानित किया। पश्चिमी जो सभ्यता के जो लोग था वो एशिया को बहुत बार पराजित किया, और इस बार एशिया की बारी है कि वह पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करे। ओकाकुरा ने अपनी जापानी कला पर शोध कार्य किया था। वह प्रथम जापानी एकेडमी की स्थापना भी किए थे। उन्होंने शांति निकेतन की यात्रा भी किए थे। दोनों ने टैगोर बंधुओं की कला पर उनका गहरा प्रभाव था। समझे कि नहीं? काकुजा कौन पुस्तक है? द आइडियोलॉन्स ऑफ ईस्ट, है ना, इस पुस्तक के लेखक है। तो ये आपको याद रखना है, इन सभी चीजों को, इन सभी चीजों को याद रखिए। रंगमंच या नाटकशाला के बारे में देखिए। नाटक भारत में प्रभावनात्मक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है। यहाँ पश्चिमी नाट्य कलाओं का आरंभ अंग्रेजों ने सैनिकों के मनोरंजन के लिए किया था। परिवर्तनीय दृश्यवालाओं व पश्चिमी रंगमंच की एक अन्य तकनीकें भारतीय रंगमंच पर भी प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, धीरे धीरे थिएटर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने का भी कार्य किया। देखिए, ये नाटक जो था ना, ये नाटक जो था ये लोगों को मनोरंजन के लिए दिखाया गया, मनोरंजन का एक साधन बना। लेकिन धीरे धीरे आने वाला समय में ये लोगों को मार्गदर्शक के रूप में भी काम किए थे, राजनीतिक मुद्दों को भी दिखाने का काम किया। कौन? नाटक। आज भी देखते हैं नाटक होता है ना। दीनबंधु मित्रा के नाटक नील दर्पण ने नीलगरों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार का बखूबी प्रदर्शन किया है। नाटक को एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करने में सहायता की। क्वेश्चन पूछा जाए कि नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। नील खेती जो करते थे उस पर कितना अत्याचार हुआ, अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया था, ये सब के बारे में इसमें पुस्तक में चर्चा है। 20वीं शताब्दी में द इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इपटा, चिपटा नहीं इपटा, बंबई में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? इपटा कहां स्थापित हुआ? बंबई में। इस संस्थान ने भारतीय रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। संगीत की बात किया जाए, इस काल में भारतीय व पश्चिमी दोनों संगीत भारत में प्रसिद्ध हुए। भारतीय संगीत के दो भाग थे, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ये देखने के लिए हम लोग को मिला था, है ना। इसके बाद समझे कि नहीं आप लोग?